खबरें तफसील से। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली तशद्दुद मामले में अहम मुलजिम दीप सिद्धू और इकबाल सिंह लाल किले के अंदर ले जाया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने दीप सिद्धू से उस मुकाम पर 7 मिनट तक पूछताछ की जहां 26 जनवरी को मजहबी झंडा लहराया गया था। वहीं लाल किले के अंदर दूसरी जानकारी जमा करने के लिए दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से पूछताछ की गई। जिस वक्त पूछताछ हो रही थी उस वक्त हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने हालात का जायजा लिया। इस वक्त मैं लाल किला के ठीक सामने हूं और यहां आपको दिखाना चाहेंगे, यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम दीप सिद्धू को लेकर यहां पहुंची है, साथ में इकबाल को यहां पर लेकर पहुंची है। और जिस स्थान पर 26 जनवरी को उग्र हिंसा के दौरान जिस स्थान पर एक धर्म विशेष का झंडा फहराया गया था वहां पर ले जाकर बाकायदा पूछताछ कर रही है। उस स्थान को ले जाकर बाकायदा दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर दीप सिद्धू पहुंचा था। इसके साथ ही इकबाल यहाँ पर किस तरह से पहुंचा था, जो क्राइम लोकेशन है उसका मुआयना करवाया जा रहा है। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग लोकेशन पर लाल किला के अंदर में ले जा रही है और जिस स्थान पर झंडा फहराया गया था उस जगह पर लाने के बाद आगे अब इसे दूसरे लोकेशन पर लेके जाएगी। इसके साथ ही लाल किला के अंदर जहां जहां उग्र हिंसा को अंजाम दिया गया था उस स्थान पर लेके जाएगी। और यहां पर बाकायदा देखा जा सकता है कि जो भी दीप सिद्धू को लाने के बाद यहाँ पर उस लोकेशन का बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही थी और फोटोग्राफी भी करवाया जा रहा था, जिससे कि इस मामले पर जब कोर्ट में इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी उस दौरान दीप सिद्धू सहित जो दूसरे अन्य आरोपी हैं उसके बारे में बाकायदा तमाम सबूतों के साथ बताया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू के सांभा से एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मिलिटेंट जहूर अहमद राथर का ताल्लुक टीआरएफ तंजीम से बताया जा रहा है। बीती शब अनंतनाग पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मंजूरपुर फरा कुलगाम में एक पुलिस एहलकार को हलाक करने का इल्जाम है। गुज़िश्ता साल 3 बीजेपी कारकुनों की हलाकत का जिम्मेदार भी उसी को बताया जा रहा है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। आज उन्होंने लश्कर तैयबा का मिलिटेंट जहूर अहमद राथुर को गिरफ्तार किया है। देर रात बड़ी ब्राह्मणा में जहां पे वो आतंकवादी किराए पर रहता था वहां पर 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। एसएसपी सांबा वहां पर मौजूद थे और अनंतनाग पुलिस का बहुत अहम रोल था। उनके इंस्पेक्टर यहां पर मौजूद थे और बहुत ही पुराना मिलिटेंट ये बताया जा रहा है। 2004 में ये मिलिटेंट पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया था और 2006 में इस मिलिटेंट ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और फिर से 2018 के बाद ये एक्टिव हुआ। 2020 में जहूर ने कुलगाम में बीजेपी के 3 वर्कर्स पे हमला करके उनको मार गिराया था और साथ ही में एक पुलिस कांस्टेबल को भी मार गिराया था। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि बीते शनिवार आज ही के दिन जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी भी कुंजवानी से पकड़ा गया था और उसी के थोड़ी दूर एरिया से आज रात को जो इतने बड़े ऑपरेशन के बाद इतना बड़ा मिलिटेंट पकड़ा, एक जम्मू कश्मीर बड़ी पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। इस समय हम बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के बाहर हैं जहां पर उनको इंटेरोगेशन के लिए रखा गया है। कुछ ही देर के बाद उनको यहां से अनंतनाग पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। दिल्ली की सरहदों पर ज़राए कवानीन के खिलाफ 80वें दिन से किसानों की तहरीक जारी है। सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। ज़राए के मुताबिक किसान लीडर राकेश टिकैत ने हुकूमत को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ज़राए कवानीन के खिलाफ किसान दिल्ली की सरहदों पर 26 नवंबर से एहतजाज कर रहे हैं। मुतादिद मरतबा किसानों और हुकूमत के बीच बातचीत हुई है जो कि बेनतीजा रही है। वहीं किसान से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पार्लियामेंट से आंदोलन को खत्म करने की अपील की थी, लेकिन किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़े हुए हैं। किसानों की तंजीम संयुक्त किसान मोर्चा ने बुध को ऐलान किया है कि 18 फरवरी को मुल्क भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। तो चल रही आंदोलन तो चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे गांव से, यहाँ रुकते रहेंगे, अपनी खेती बाड़ी का काम भी देखते रहेंगे। पूरे देश में जाएंगे हम महाराष्ट्र में भी जा रहे, हरियाणा जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश भर में, पूरे देश में जाएंगे ना, आसाम में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। क्योंकि चावल की फसलों की खेती करते हैं, जो 23 फसलें एमएसपी पे है, उस पर एमएसपी देश में लागू हो, उस पर कानून बने तो पूरे देश के किसानों को उसका फायदा होगा। कोई भी व्यापारी खरीद करेगा तो उससे कम पे खरीद ना करें। नहीं करती, जब तो ये हालात किसान की हैं, मतलब मजदूर से भी बदतर हालात इसकी होगी। तो ये तो दोनों सब साथ में, किसान, मजदूर, कंज्यूमर, सब यही तो है।
राष्ट्रीय लोकदल की जानिब से आगरा में एक किसान महापंचायत का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। इस महापंचायत को खिताब करने के लिए जयंत चौधरी आने वाले हैं। आगरा के आकोला इलाके में इस महापंचायत का इनेकाद किया जा रहा है। लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बड़ी बात होती है मुद्दों को लेकर बात करना, लेकिन इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा किसान है और किसान को लेकर तमाम सियासत चली आ रही है। आज राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी आएंगे और किसान सम्मेलन करेंगे। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये वही मंच है जहां पर किसान पंचायत होगी। जयंत चौधरी इसी मंच से किसानों को संबोधित करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम तरह की तैयारी चल रही है, तमाम पोस्टर लगाए गए। धीरे धीरे लोग यहाँ आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो उनका जमावड़ा शुरू हो गया है। फिलहाल जो किसान पंचायत है, 3 जो किसान बिल है उनको लेकर की जा रही है। कितना ये कामयाब होती है रैली, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और दीगर रेस्क्यू टीमें राहत व बचाव के काम में लगी हुई हैं। ग्लेशियर फटने के बाद 7 दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 38 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 12 महलूकीन की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 26 महलूकीन की शिनाख्त अब तक बाकी है। के अंदर लगातार एक्सकवेशन चल रहा है और अब अच्छी बात यह है कि जो पहले हम हमारे डोजर जो डंपर नहीं जा पाते थे कीचड़ की ज़्यादा वजह से, वो डंपर जा रहे हैं और अंदर जो अभी हमारी मशीन मलबा उठा रही है उसको तुरंत ही लेके आ रहे हैं। तो 2 डंपर भी लग गए हैं और एक्सकवेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। थोड़ा मिट्टी सूखी भी है तो उससे थोड़ा ईजी हो गया है। ड्रिल चल रही है, उसमें बीच बीच में थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत जो आ रही है, जैसे कभी मशीन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन वो कंटिन्यूअस चल रहा है। मेरी अभी जीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा हम काफ़ी मतलब सेटिस्फाई हैं उससे। यहाँ पे 130 ये जो एनटीपीसी ने हमें बताया 136 मीटर्स तक, तो क्योंकि मैं अंदर टनल के नहीं गई थी, मैं टनल के बाहर तक गई थी और 136 मीटर्स तक वहाँ पे एक्सकवेशन का काम हो चुका है। और ड्रिलिंग के बारे में आप एनटीपीसी के हैं, ये ज़्यादा बेहतर टेक्निकली बता पाएंगे। अच्छा, बाकी अपडेट है मैम, क्या अपडेट है रैनी गाँव से पूरा आसपास जो रेस्क्यू को लेकर जो क्या वो चल रहा है? हमारा रैनी में भी एक्सकवेटर्स लगे हैं, वहाँ पे एक्सीएन आरडब्ल्यूडी और हमारे तहसीलदार उनको इंचार्ज बना रखा है। और वहाँ पे कल एक बॉडी भी मिली थी, उसकी पुरानी फ़ोटो है हमारे पास उस जगह की। और जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा है, जहाँ स्टोर था, जहाँ ऑफिस था, जहाँ आवास थे, उन जगह को पे एक्सकवेशन स्पेशली किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ बॉडीज़ मिलने की अधिक संभावना है। साथ में कुछ परिजनों के भी मेरे पास फ़ोन आए हैं, उनको भी हम लोगों ने स्पॉट पे टाई अप कराया कि वो जहाँ बताएं वहाँ पे भी हम लोग एक बार खोद कर ट्राई कर लें। इसके अतिरिक्त एक वीडियो हुआ था जिसमें कि एल शेप्ड एक बराज वाला साइट था, वहाँ पे कुछ लोग गिरते हुए देखे गए थे। तो वहाँ पे भी मशीन, क्योंकि फर्स्ट डे कुछ आर्मी के कमांडोज नीचे उतरे थे परंतु वो धंस गए थे, इसलिए अब वहाँ पे अप्रोच बनाया जा रहा है जिससे वहाँ पे भी एक्सकवेटर्स को उतार कर वहाँ पे भी ये रिकवरी का काम किया जा सके। इनके बारे में जो बता रहे हैं आप, पूछ रहे हैं आप, इनफैक्ट कल रात से हमने हैवी बड़ा मशीन मंगाए हैं। जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे थे, कुछ मैकेनिकल फेलियर हो गया, उसको वेल्डिंग करके हम रेडी कर रहे हैं उसको। तो ये सर कितने मतलब कि वो जो होल होगा 300 टाइप होल हो रहा है, कोशिश करेंगे हम लोग अभी। 12 इंच का सर। हाँ, कैमरा जाना चाहिए। हाँ सर, कब तक उम्मीद है के लिए है या फिर इसमें आदमी भी उतर सकता है? 300 में आदमी कहाँ सर कैमरे पे देखिए, सामने देखिए। हाँ, इसमें जो होल करेंगे यानी कि इसका पर्पस क्या है? पर्पस कैमरा डाल के देखेंगे क्या है। एपी में पंचायत इलेक्शन के दूसरे मरहले के तहत सुबह 8:30 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे मरहले में 13 अजला के 167 मंडल्स के 2786 ग्राम पंचायत और 20,796 वार्ड के लिए पोलिंग जारी है। सरपंच के लिए 7,510 उम्मीदवार और वार्ड्स के लिए 44,869 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी और दोपहर 4 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। दूसरे मरहले में 539 पंचायत का इत्तेफाक राय से इंतखाब हुआ है। 2,786 वोटर्स को भी इत्तेफाक राय से मुंतखब हुए हैं। हैदराबाद की शाही मस्जिद बागे आमा नामपल्ली के साबिक इमाम व खतीब मौलाना हाफिज मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम हमूमी का 12 फरवरी जुमे को बाद नमाज असर इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थे।
नमाज जनाजा आज सुबह 8 बजे शाही मस्जिद बागे आमा में अदा की गई। तदफीन वादी रहमत मदरसा फारूकिया नजद पहाड़ी शरीफ में अमल में लाई गई। पसमंदगान में अहलिया के अलावा 3 फर्जंदान हुसन बिन मोहम्मद हमूमी, मोहम्मद मोहसिन बिन नजीब, मोहम्मद हमूमी नदीम और हाफिज एहसन बिन मोहम्मद इमाम अल-हमूमी जवाद व खतीब शाही मस्जिद बागे आमा नामपल्ली दुख्तर शामिल हैं। मरहूम ने जामा मस्जिद मुअज्जिमपुरा मल्लेपल्ली में 15 साल तक खतीब और 45 साल तक इमामत के फराइज अंजाम दिए। शाही मस्जिद बाग में ताहियत इमाम खतीब रहे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,143 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि इसी दौरान 103 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 1,06,625 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी लगातार जारी है। अब तक 69,67,647 अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा कोरोना टीकाकारी मुहिम को 28 दिन पूरे हो चुके हैं और दिल्ली आज दूसरे डोज दिया जा रहा है। जिन लोगों ने पहले मरहले में टीका लगवाया था, आज उन्हें दूसरी डोज दी जा रही है। साथ ही नए लोगों को भी डोज दी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि डोज लेने के 14 दिन के बाद इसके असरात मुरत्तब होते हैं। वैक्सीन जो लगा रहे हैं कोरोना के लिए, कोविशील्ड नाम है इस वैक्सीन का। और इसमें ये है कि पेशेंट्स के लगाने से पहले हम कुछ चीज़ें पूछते हैं कि सबसे मेन बात है कि पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, ड्रग एलर्जी यानी किसी इंजेक्शन से कोई एलर्जी, या फिर पिछले 2 महीने पेशेंट को कोरोना तो नहीं हुआ है, या पेशेंट को कोई रेबीज़ का इंजेक्शन तो नहीं चल रहा है। डॉग बाइट अगर हुआ और इस मंथ में उसको रेबीज़ को कोई इंजेक्शन लगाओ। प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं अभी लगा रहे हैं और लैक्टेटिंग मदर को भी नहीं लगा रहे हैं। ये मिक्स है। इट इज़ नॉट कि केवल जिनको सेकेंड डोज मिल रही है उन्हीं के लिए अलग से ये है। लिस्ट आ रही है जिसमें कि जिनको फर्स्ट डोज लग चुका है और 28 दिन पूरा हो गया है, तो उनका धीरे धीरे करके नाम इनकॉर्पोरेट हो रहा है उस लिस्ट में। और सेकेंड डोज के लिए वो ड्यू हो गए क्योंकि 28 दिन पूरा हो चुका है, 4 हफ्ते की अवधि पूरी हो चुकी है। तो जो हमारे पास इस समय पेशेंट आ रहे हैं उसमें दोनों हैं जिनको फर्स्ट डोज लगनी है एज वेल एज जिनका सेकेंड डोज लगना है। आज मैंने सेकेंड डोज ली है। जब मैंने फर्स्ट डोज ली थी उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और अभी जो सेकेंड डोज ली है अभी मैं आधे घंटा ऑब्जर्वेशन में हूँ, मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली पुलिस के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के कत्ल मामले की अब क्राइम ब्रांच जांच करेगी। केस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। वाज़ेह हो कि रिंकू शर्मा को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले के बाद मंगलोपुरी पुलिस ने 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया था। रिंकू के अहले खाना ने जुम्मे को दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की थी। रिंकू कत्ल मामले पर आप के लीडर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अमित शाह का इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर बीजेपी के रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि दिल्ली में जंगल राज है, केजरीवाल वोट की सियासत कर रहे हैं। रिंकू शर्मा युवा की हत्या हो जाती है और उसके बाद आज आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने पीसी की, और उनका कहना है कि जो दिल्ली पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसे में जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है और गृह मंत्री को इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी के महामंत्री कुलजीत चहल जी। सर, कल जिस तरीके से मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या का मामला सामने आया, तमाम लोग पहुँचे, अरविंद केजरीवाल वहाँ पर ना तो मिलने के लिए पहुँचे। अब जो उनके आप विधायक हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है, ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री की बनती है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति एब्यूजिंग और एक्यूजिंग की रही है। इस तरह की घटनाओं की बड़ी दुखद घटना है, इसकी हम सब निंदा करते हैं और दिल्ली पुलिस ने तत्काल प्रभाव में आते हुए दोषियों को गिरफ्तार भी किया है। पर इस तरह की मौतों पर राजनीति करना अरविंद केजरीवाल उनकी ड्रामा कंपनी की नीति और नीयत हो गई है। अखलाक की जब हुआ तो अरविंद केजरीवाल गाड़ी लेके चले गए थे। मैंने ट्वीट देख रहा था कि आई एम ऑन द वे टू अखलाक। क्या आज अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री में इतनी संवेदना नहीं है कि वहाँ मिलने जाए? क्या उनका कोई मंत्री वहाँ जाकर उस दुखी परिवार के साथ उनकी सांत्वना नहीं बांट सकता?
और इससे बड़ी बात, जब उनके परिवार से लोग मिलने गए तो मिलने का समय नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पीछे इन्होंने एक बार एक जगह और कहा था कि क्या हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में लिखा है कि इस तरह के रामायण महाभारत में इस तरह का उपद्रव किया जाए। जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आई है तब से दिल्ली में दंगे हों, आगजनी हो, इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। इन सब घटनाओं का अगर दोषी कोई है तो अरविंद केजरीवाल और उसके लोग, जो लोगों की भावना भड़काते और इस तरह की घटना करते हैं। उसका दोष क्या था? वो राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, वो जय श्री राम का नारा लगा रहा था, उसको मार दिया। किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी विधायक जो हैं सौरभ भारद्वाज, वो तो हर संभावित जो मदद की बात कर रहे हैं कि परिवार की मदद करेंगे वो लोग। मुख्यमंत्री में इतनी संवेदना नहीं हुई, मिलने चले जाए, परिवार मिलने आया तो मिले नहीं। यही इसका नाम रिंकू की जगह कोई दूसरे वर्ग से होता तो शायद पूरा बड़े बड़े लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल और भी वहां तक पहुंच चुके होते, पर वो एक हिंदू। चलिए सीधे रुख करेंगे लोकसभा का, जहां पर अमित शाह खिताब कर रहे हैं। कर बैठ जाए, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाए और मुझे कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही, एक पक्ष लेकर कि देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए इसलिए हमने हटाया, मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई, ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो। ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है और जिसमें 70, 80, 100 वकील, एडवोकेट्स खड़े होंगे, पार्टियां इतनी होगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है, ये आपको भी मालूम है। इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा, तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा, मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एग्मूट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे।
इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है, जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है, कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ समझने के लिए समय चाहिए था। अब फाइन न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर ये हमें 4G और 2G का कह रहे, मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू हो गई। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने, ये तो जरा बता दीजिए। किसका दबाव था? कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देता यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक। मान्यवर इन्होंने कहा कि लोकल अफसरों का अधिकार चला जाएगा। मुझे कोई समझाए भला, देश भर में आईएएस आईपीएस अफसर भेजे जाते हैं, लोकल अफसरों का अधिकार चला जाता है क्या? चला जाता है तो जम्मू कश्मीर में कैसे चला जाएगा? दादा आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूं। देश भर में यही रेशियो है। आपके बंगाल में भी ये है। क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है। कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने होते।
स्कूल किसके टाइम में जल गए? अब सरल जीवन बीमा योजना के अंतर्गत